हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी हिस्ट्री की सेकंड क्लास है और आज हम जानेंगे प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में। अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। प्राचीन इतिहास के स्रोत, सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। पुरातात्विक स्रोत। सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानेंगे। पुरातत्व एक अध्ययन है, इसमें अतीत की सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण इसका क्या है? अभिलेख, स्मारक, भवन, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला और मुहरे, ये सब पुरातात्विक स्रोत के उदाहरण हैं। अब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला है अभिलेख। अभिलेख का अर्थ होता है पत्थरों पर लिखित रचना। पत्थरों पर जो रचना लिखी रहती है उसे अभिलेख कहा जाता है। अब सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? सबसे प्राचीन अभिलेख है बोगोचकाई अभिलेख, जो 1400 ईसा पूर्व का था। मध्य एशिया में पाया गया था ये बोगोचकाई, 1400 ईसा पूर्व, मध्य एशिया में। अब हम कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में देखेंगे। अभिलेख, शासक और उसके हमें क्या तथ्य है, उससे हमें क्या जानकारी मिलती है, ये जानेंगे। पहला अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वह खारवेल शासक का था। अब हम कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है हाथी गुफा अभिलेख, जो शासक खारवेल के समय का था और इससे हमें खारवेल के शासन की घटनाओं का विवरण मिलता है। दूसरा अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन शासक का था, इससे हमें रुद्रदामन के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा अभिलेख है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख जो है वह गौतमी बलश्री का अभिलेख है और इससे हमें सातवाहन शासकों की नीतियों का पता चलता है। फोर्थ है प्रयाग स्तंभ, अगला है प्रयाग स्तंभ अभिलेख, जो समुद्रगुप्त के समय का था और इससे हमें समुद्रगुप्त की विजयों तथा उसकी नीतियों के विवरण का पता चलता है। पांचवा है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के समय का है, इससे हमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन हमें मिलता है। अगला है भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त शासक के समय का है। इसके बाद है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में हमें जानकारी प्रदान कराता है। दूसरा स्रोत है स्मारक और भवन। भवन में हम इसमें देखेंगे, पहला है दशावर मंदिर। दशावर मंदिर झांसी में स्थित है। भीतरगांव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। राजराजेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो छत्तीसगढ़ में है। तीसरा है सिक्के, प्राचीनतम आहत या पंचमार्क। प्राचीन समय में सिक्कों को आहत या पंचमार्क कहा जाता था। सर्वाधिक सिक्के जो मिले हैं वो हमें मौर्योत्तर काल में बने हैं। सीसे, तांबा, चांदी, सोने आदि धातुओं के सिक्के प्राचीन काल में उपयुक्त होते थे। इसमें सीसे के सिक्के जो है इनका सर्वाधिक प्रयोग सातवाहन शासकों ने किया तथा सोने के सिक्कों का सर्वाधिक प्रयोग गुप्त शासकों ने किया था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवनों ने प्रारंभ किया था। यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट है, समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का प्रमाण हमें मिलता है। मूर्तियाँ। प्राचीन इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से प्रारंभ हुआ। चित्रकला। अजंता के चित्रों से मरणासन्न राजकुमारी जैसे चित्र गुप्तकाल, बोधिसत्व पद्मपाणि, अजंता की गुफाएं तथा गरुड़ स्तंभ लेख जो वैशनगर
विदिशा, वैजनगर विदिशा का पुराना नाम है। यहाँ से हेलियोडोरस स्तंभ मिला है। गरुड़ स्तंभ लेख की जानकारी, गरुड़ स्तंभ लेख से हमें भागवत धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है तथा अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अगले हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब है लिखित रचनाएं। जो रचनाएं हमें लिखित रूप से प्राप्त हुई है उसे साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। भारत व विश्व के इतिहास की जानकारी इससे हमें प्राप्त होती है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आता है? उसके अंतर्गत वैदिक रचनाएं, बौद्ध, जैन साहित्य, महाकाव्य और पुराण आते हैं। संगम साहित्य, प्राचीन जीवनियाँ, कविता, नाटक आदि समस्त वस्तुएं या समस्त रचनाएं साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आती हैं। वेद, वेद 4 प्रकार के वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सनातन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। अष्टोमा सद्गम्य जो श्लोक है वो ऋग्वेद का है। ऋग्वेद में रचनाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा गया है। इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता का वर्णन है जिसमें गायत्री मंत्र लिखा है। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है तथा 10वें मंडल में चातुर्वर्ण यानी जो प्राचीन काल में 4 वर्ण होते थे, विद्वान, योद्धा, कामगार और क्षुद्र, इसका वर्णन है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है यूनेस्को द्वारा विश्व मानक धरोहर सूची में ऋग्वेद को शामिल किया गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है तथा सर्वाधिक नाम सिंधु का लिया गया है ऋग्वेद में। अगला वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद का अर्थ है यज्ञों के नियम प्लस विधानों का संकलन। जो यज्ञों के उस समय होने वाले यज्ञों के जो नियम थे और उनके विधान, इन दोनों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसमें गद्य और पद्य दोनों रचनाओं पर ध्यान दिया गया है। यजुर्वेद में उच्चारण करने वाले पुरोहित को अर्धर्वयु कहा जाता था। सामवेद, सामवेद का अर्थ है गाना। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह सामवेद में संकलित है। भारतीय संगीत के जनक सामवेद को कहा जाता है। मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहा गया है सामवेद में। अंतिम वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्व प्लस अंगिरस ऋषि ने की है। सबसे बाद में लिखा गया ग्रंथ है अथर्ववेद। तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, रोग निवारण आदि समस्त क्रियाओं का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया है तथा यह सबसे नवीनतम वेद है। सत्यम एव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला है महाकाव्य। रामायण और महाकाव्य। अगला है महाकाव्य। रामायण और महाभारत महाकाव्य है दोनों। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। तीसरा है बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध साहित्य। त्रिपिटक, जिसे 3 पिटारी भी कहा जाता है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसके अंतर्गत बौद्ध धर्म के साहित्य की रचना की गई है। इसमें है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इस साहित्य की भाषा पाली भाषा है जो कि बौद्ध धर्म की भाषा थी। अगला है जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है।
अगला स्रोत है विदेशी साहित्य। अब हम इसमें देखेंगे कि विदेशी साहित्य मीन्स विदेशी व्यक्तियों ने भारत आकर भारत के बारे में क्या लिखा और क्या बताया, इससे हमें इतिहास की जानकारी होती है, जिसे कहते हैं विदेशी साहित्य या विदेशी स्रोत। इसमें सबसे पहले है यूनान एवं रोम लेखक। सबसे पहला है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था और इसका ग्रंथ है इंडिका। अगला है डाइमेकस। डाइमेकस बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद है डायनोसियस। डायनोसियस अशोक मौर्य सम्राट के टाइम पर भारत आया था। अगले हैं प्लिनी, जिनकी पुस्तक है प्राकृतिक या नेचुरल हिस्ट्री। अगले यात्री है चीनी यात्रियों का विवरण। पहला यात्री है फाहियान। फाहियान ने फोक क्यों की, ये इसका ग्रंथ है। अगला है चंद्रगुप्त। विक्रमादित्य के शासन की हमें इसके ग्रंथ से जानकारी मिलती है। अगला चीनी शासक है वैनसोंग। वैनसोंग का ग्रंथ है सीयू की। इससे हमें हर्षवर्धन के समय काल की जानकारी प्राप्त होती है। इत्सिंग इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय प्लस विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा की है। अगला है अरब यात्रियों का विवरण, जिसमें अल-बरूनी प्रमुख है। अल-बरूनी जो है वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसने किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक लिखी। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था और इसकी रचना का नाम है रहला।